नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। 2027 में पूरी होगी जातीय जनगणना। पहले चरण में मकानों की जानकारी ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण की बात करें सामाजिक आर्थिक जानकारी भी ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 में पूरी होगी जातीय जनगणना, लेकिन आपको बता दें कि 2 चरणों में ये पूरी होगी। पहले चरण में मकानों की जानकारी, दूसरे चरण में सामाजिक आर्थिक जानकारी ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन फिलहाल जारी कर दिया गया है। 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना, और ऐसे में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये कास्ट सेंसस जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा होगा तो उसके कोई मायने होंगे। अगर लीपापोती होनी है तो लीपापोती से कुछ नहीं होगा। जातीय जनगणना कराने से ही तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बिल में अधिकार दिया गया है। लेकिन आज अफसोस है कि संविधान के लागू होने के 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। जातिगत जनगणना की अधिसूचना निर्गत कर दी है और निसंदेह ये करारा जवाब उन राजनीतिक दलों को है जिन्हें इस देश में 6 दशक से ज्यादा सरकारें चलाने का अवसर मिला और उसका लाभ उठाने के बजाय उन्होंने बराबर जातिगत जनगणना के सवाल को ठंडे बस्ते में डाले रखा है। लेकिन 2 फैसले बराबर इस देश में याद किए जाएंगे। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे सफलतापूर्वक कराया और उसके आधार पर कई ऐतिहासिक निर्णय हुए, और उसके बाद बिहार के इस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनाया। तो निसंदेह इससे सदियों की जो गैर बराबरी है, इस फासले को मिटाने में जातिगत जनगणना जो 1931 के बाद 2027 में होगी, ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव राय पटना से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, आखिरकार क्योंकि बिहार में बहुत जल्द चुनाव है, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, 2 चरणों में ये जनगणना होगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 2 चरणों में जातीय जनगणना होगी, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि 2026 और 2027 जो ये चरणबद्ध जो जनगणना होगी, निश्चित तौर पर विपक्ष इस पर लगातार हमलावर रहा था। केंद्र पर कई सवाल खड़े हुए थे। जब याद होगा आपको कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर लगातार कह रहे थे, तब उस समय जातीय जनगणना आरजेडी की सरकार में ये कराई गई थी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि जातीय जनगणना कराना है, उसके बाद कहीं न कहीं पूरे देश भर में जातीय जनगणना की बात हुई है। और कोविड के समय में ये कह सकते हैं कि उस समय भी ये चर्चा में था कि कोविड के समय में ये जो है आने वाले समय में जनगणना कराई जा सकती है, लेकिन उसमें कोविड पूरे देश में था। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र ने फैसला लिया है, जाहिर तौर पर विपक्ष का भी ये कहना है कि ये उनके दबाव में हुआ है। आरजेडी की अगर माने तो आरजेडी ये कह रही है कि ये उनके दबाव का नतीजा है, और दूसरी तरफ आरजेडी ये भी कह रही है कि 2025 का चुनाव है, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक कार्ड खेलना चाहती है और ये कहीं ना कहीं भ्रम में रखना चाहती है बिहार की जनता को। ये आरजेडी का कहना है। ऐसे में देखिए, जातीय जनगणना की कई सारी जो पैरामीटर्स हैं कि क्या लोगों की स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है। जिस तरह से कहा गया है कि एक एक घरों की गणना की जाएगी, 2 चरणों में इसे कराने की बात है, तो ये एक बड़ी बात है। और कह सकते हैं कि इस जातीय जनगणना के बाद देश में आर्थिक तौर पर
या सामाजिक तौर पर या कई अन्य कह सकते हैं पहलुओं पर इस पर विचार किया जाएगा। और जातीय जनगणना में जब जातीय जनगणना होगी तो निश्चित तौर पर यह भी बात साफ सामने आएगा कि किस जाति की क्या संख्या है, जिसकी जितनी जाति उसकी भागीदारी, ये भी बात कई बार कही गई। और बिहार से कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत पहले इसके बारे में कहा था और अब खुद बिहार में वो कराया था, लेकिन अब केंद्र की सरकार में केंद्र इसको कराने जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस जनगणना के बाद कई सारी चीजें सामने आएगी। जो लोग कह सकते हैं आखिरी पायदान पर हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, किन जातियों की क्या संख्या है और क्या उनका स्टेटस है पूरे समाज में, उनकी स्थितियां क्या है, ये सारी चीजें सामने आएगी। और ऐसे में अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जी, लेकिन हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी नवीन निशांत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 2 चरणों में होगी, यानी कि अगर हम पहले चरण की बात करें, पहले चरण में कुल मिलाकर कितने मकान हैं और दूसरे चरण में आर्थिक तौर पर किस जाति ने कितने तरीके से आर्थिक तौर पर कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, उसको लेकर पूरे तरीके से ब्यौरा दिया जाएगा। यानी कि 26 और 27 अगर हम दोनों की बात करें तो जातीय जनगणना के नाम। देखिए निश्चित तौर पर 26 और 27 ये 2 साल 2 वर्ष है। और जो पहले वर्ष के 26 की बात करें तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां जातीय जनगणना कराने की बात कही गई है। और उसमें कई पैरामीटर्स हैं और कई पैरामीटर्स बिंदुओं पर ये अब चर्चा होगी कि आखिर ये जातीय जनगणना किस तरह से कराई जाए, क्योंकि केंद्र के द्वारा जो ये जातीय जनगणना कराई जाएगी इसमें पैसे का भी काफी बड़ा बिल्कुल संजीव, मैं वापस लौटूंगी नवीन आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए 2 चरणों में अभी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आर्थिक रूप से अलग। और अगर हम बात करें कुल मिलाकर संख्या की बात करें, क्योंकि कितने मकान हैं इसको लेकर 26 में ही यह पूरा टारगेट जो है पूरा किया जाएगा। तो वापस लौटेंगे और देखिए आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर आपको बता दें कि 2 चरण में ये जनगणना होनी है, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ऐसे में चाहे 26 की बात करें या फिर इस दौरान 27 की बात करें। और हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर भी हमारे साथ में लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी 4 ही ऐसे राज्य जहां पर की ये जनगणना होगी। लेकिन इससे पहले हमने बिहार की भी तस्वीर देखी थी, जब जनगणना तो हुई थी लेकिन उसके परिणाम, उसका रिजल्ट कुछ भी सामने नहीं आया था। इसको लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाए जाने का काम भी अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर किया जा रहा है कि जनगणना के नाम का केवल झुंझुना दिया जाता है, और लेकिन जनगणना जब होती है तो उसके आंकड़े नहीं जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बार जब कई मंत्रियों ने हिंदी खबर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और वो ऐतिहासिक फैसले साफ तौर पर देश के हित में रहे। और ऐसे में जब जनगणना करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और पूरी तरीके से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो साफ है कि आंकड़े पूरी तरीके से जनता के सामने रखे जाएंगे, जिससे जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो या सिस्टम में हो, वो पूरी तरीके से तय की जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है, बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष जहां एक तरफ अभी तक की ये मांग कर रहा था कि पूरी तरीके से आंकड़े जो जनगणना है उसको कराया जाए, जनगणना को आगे बढ़ाया जाए, जनगणना होनी चाहिए। जब जनगणना होने के लिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो उसके बाद उसका श्रेय ले जाने को लेकर होड़ हुई, और अब जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो ये कहा जा रहा है कि डेटा जारी नहीं किया जाएगा। तो अब इस पर भी भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इस पर पलटवार कर रही है कि 2011 में भी कांग्रेस ने जनगणना की थी और इतनी ही सारी चीजें ठीक थी, तो 2011 में जो डेटा है वो क्यों नहीं जारी किया गया था। तो हाल फिलहाल इन्हीं सब आंकड़ों को लेकर, पिछले गड़े मुर्दों को लेकर राजनीति तेज है। लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक की देश में या प्रदेश में जो स्टैंड्स लिए हैं और जिस स्टैंड के आधार पर काम किया है, उस आधार पर जनगणना की बात कही गई है। तो जनगणना की नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसके आंकड़े भी पूरी तरीके से जारी किए। क्योंकि अभी तक हम चुनाव में अगर साझेदारी का आपने जिक्र किया है कि देखिए जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी साझेदारी का आपने जिक्र किया। अगर हम ओबीसी की बात करें, 1931 में जब इस दौरान जनगणना हुई, उसके बाद उसी के आधार पर अभी तक हम देख रहे हैं जो आरक्षण मिल रहा है। अब क्योंकि जातीय जनगणना होगी और अगर हम कुल मिलाकर बात करें 27 में
चुनाव है, 27 में यूपी को जीतने का लक्ष्य है, चाहे वो दूसरी पार्टियों की बात करें या बीजेपी की बात करें। उसके बाद जाकर लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में परिसीमन को लेकर भी बड़ी साठगांठ इस दौरान चल रही है। इसको लेकर भी क्या वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, कितना लाभ मिल सकता है बीजेपी को? क्योंकि आपने भी कहा कि विपक्ष कह रहा है कि हमने इसकी कोशिश करी, हमने ये मुद्दा उठाया, तब जाकर केंद्र सरकार झुकी है, तब जाकर ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और सरकार कह रही है कि हम तो चाहते थे, कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई थी। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, अभी तक की अगर ओबीसी की बात की जाए तो 2011 में जिस तरीके से जो जनगणना करी गई थी उसके फॉर्म की अगर बात की जाए तो उसमें 29 कॉलम जनगणना के फॉर्म में थे और उसमें ज्यादातर केवल SC ST की डिटेल के लिए ही पूरी डिटेलिंग फॉर्म में दी गई थी। ओबीसी की कोई उसमें जगह नहीं थी। लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि जो फॉर्म जारी किए जाएंगे उस फॉर्म में 29 से ज्यादा कॉलम बढ़ाए जाएंगे और उसमें ओबीसी की भी पूरी डिटेलिंग उसमें ली जाएगी। 2011 के फॉर्म की अगर बात की जाए, जनगणना का जो फॉर्म बनाया गया था 29 कॉलम में, उसमें नाम, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, SC ST है या नहीं, इसमें सभी जातियों की डिटेल भरी जाएगी, मातृभाषा, अन्य भाषा, इस तरीके की चीजें थी। यानी कि SC ST के लिए अलग से कॉलम उसमें बनाया गया था, ओबीसी के लिए कोई अलग से कॉलम उसमें नहीं था। इस बार साफ तौर पर है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ओबीसी का कॉलम अलग से उसमें बनाया जाएगा और जो जातियां हैं ओबीसी की, लगभग अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो ओबीसी की लगभग 2650, माफ करिए देश में अगर बात की जाए तो 2650 जातियां हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, तो उनको भी गिनने का काम इस बार किया जाएगा। और साफ तौर पर है, देखिए जहां अगर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। और देखिए इससे तस्वीर भी साफ होगी। वापस लौटूंगी विक्रम, और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी इसको लेकर। और हमारे साथ में नवीन निशांत दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नवीन, क्योंकि देखिए अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसको लेकर हमने बहुत बार रार होते भी देखा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार मुद्दा बनाता रहा कि जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। अब सरकार कह रही है कि हम तो चाहते थे, लेकिन समय, क्योंकि कोविड का भी समय था उस समय 2021 के बाद, अब ये सही समय है जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर कुल मिलाकर बात करें 2 चरणों में तो नवीन ये जनगणना होगी, लेकिन क्या इसको भी आधुनिकता से जोड़कर आगे इसकी जनगणना की जाएगी? क्या ये भी आधुनिकता के साथ में जोड़ेगा, डिजिटलीकरण के साथ में? बिल्कुल, देखिए बता दें कि कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रहा है। आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद है प्रमोद तिवारी, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने संसद में कहा था कि अगर केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार इस सत्र में जातीय जनगणना नहीं कराती, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस जातीय जनगणना कराएगी। बिहार की बात करें तो जो राष्ट्रीय जनता दल है वो इसे अपनी जीत बता रहा है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष की लंबे समय से मांग थी कि जातीय जनगणना कराई जाए और कहीं ना कहीं अब उनकी मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। 1 अक्टूबर 2026 से जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जातिगत जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर बात इसकी आधुनिकीकरण की करें तो निश्चित तौर पर बदलते समय के साथ जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है और जो डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं भारत में हावी होता दिख रहा है और एक भारतीयों के लिए ये एक अच्छी पहल, अच्छी कोशिश है। और निश्चित तौर पर जो जातीय जनगणना है वो कहीं ना कहीं अब आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। और डिजिटल होने का एक फायदा ये भी है कि लोगों को पेपर और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स होते थे उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर जब पहले जनगणना होती थी तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ट्रकों में भरकर आते थे, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब चूंकि डिजिटल इंडिया की तरफ जो भारत है वो तेजी से अग्रसर हो रहा है, डिजिटल सभी डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, सरकारी जो फाइल्स हैं वो भी डिजिटल फॉर्म में आ रही है। तो निश्चित तौर पर डिजिटल इंडिया की मुहिम जाति जनगणना में भी देखने को मिलेगी और लोगों को जो पेपर के बंडल है उससे कहीं छुटकारा मिलता नजर आएगा। और देखिए ऐसे में अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर जो सियासत थी आखिरकार अब देखना होगा आके क्या रंग लाती है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और सीधा रुक करते हैं संजीव का। संजीव, क्योंकि बिहार में उथल पुथल तो चल रही है, चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन ऐसे में क्योंकि जो पहले जनगणना हुई है उसके बाद अब नए सिरे से जनगणना होगी और आंकड़ों का भी आपने जिक्र किया और कुल मिलाकर डेटा का भी आपने जिक्र किया कि अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो क्या पुरानी जनगणना के आधार पर बिहार में एक बार फिर से तस्वीर देखी जाएगी क्या? देखिए निश्चित तौर पर आपने बहुत सही सवाल किया। बिहार में नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना कराई, उस समय नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार थी और बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि जातीय जनगणना जरूरी है। अब जब वोट प्रतिशत की बात करें
जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर भी कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। चाहे वो जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी आबादी, कई सारी बातें हुई थी, और जो जनसंख्या प्रतिशत अगर हम देखें तो जिस तरह से यादवों की का प्रतिशत है, मुसलमानों का प्रतिशत है, उसके बाद दलितों का प्रतिशत है, अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत है, तो इसमें जो बिहार में जातीय जनगणना कराई गई है उसमें कई सारे सवाल भी उठे थे कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका परसेंटेज जो सामने आना चाहिए, जो उनकी जनसंख्या है वो नहीं आई, और निश्चित तौर पर इसके बाद कहीं न कहीं कई सारे संजीव अब देखना होगा कि देखिए इसका क्या असर इस दौरान नजर आता है।